का व्यापार था, परंतु सभी संबंधों को ताक पर रखकर माओ के प्यार में इस देश के नेतृत्व ने उन्हें कोई सहायता नहीं दिया, परंतु तुर्की भागने पर मजबूर किया। इसी तरह चीनी सेना ने बर्मा अर्थात म्यांमार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और वहीं बस गए। इस पर बर्मा ने भारत से सहायता चाहा तो सहायता तो दूर, हमारे प्रधानमंत्री ने बर्मा के प्रधानमंत्री को चीन जाकर चाउ से समझौता करने को कहा। इसी तरह नेपाल तिब्बत के मुद्दे पर चीन के विरुद्ध हो गया। इस पर चीन ने नेपाल पर बहुत सारे आरोप लगाए, परंतु हमने अपनी नपुंसकता से नेपाल को चीनी खेमे में ढकेल दिया और आज हम अपने अंदर झांके बिना यह आरोप लगाते रहते हैं, एक एक कर भारत से अलग होते जा रहे हैं। 1947 में जब भारत के कमांडर इन चीफ देश के चारों तरफ उठने वाले तूफान को भांपकर देश की सुरक्षा योजना और तैयारियों पर हमारे प्रधानमंत्री से चर्चा करना चाहा तो हमारे प्रधानमंत्री ने यही कहा, हमें किसी सुरक्षा योजना की आवश्यकता नहीं है। वह सेना को तोड़ने पर उतारू हो गया। तिब्बत से उठने वाले तूफान को भांपकर इस देश के सैनिक अधिकारी चीनी खतरे और विस्तारवाद की ओर ध्यान दिलाना चाहा तो हमारे प्रधानमंत्री ने सेना को बहुत आवश्यकता न बताते हुए कोई ध्यान नहीं दिया। बाद में थोड़ेट हो, तिमैया हो, करियप्पा हो, मानकेसा हो, सबके सब अपमानित होकर बैठ गए। चीनी खतरा इतना स्पष्ट था कि 1950 में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के क्लास में कमांडेंट जनरल WDA लैंटन ने प्रशिक्षु अधिकारियों से क्लास में कहा, ऑफिसर्स, क्या तुम्हें मालूम है कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया है? देर सवेर चीन से युद्ध होगा। 1950-51 में जब चीनी खतरा एकदम स्पष्ट हो गया तो दूसरे विश्व युद्ध के तपे और मजे 50,000 आर्मी पर्सनल को घर भेज दिया गया। तुर्किस्तान और तिब्बत पर कब्जा कर चीन ने हमें खुली चुनौती दिया था। राजेंद्र बाबू, सरदार पटेल, राम मनोहर लोहिया, आचार्य कृपलानी, राजाजी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, NG गोरे, M सिन्हा, VK कपूर, अपापन जैसे लोगों की चेतावनियों को एक किनारे कर हमारा प्रधानमंत्री माओ और चाउ की भाषा बोलता रहा और इन महान नेताओं और अधिकारियों पर ब्रिटिश अमेरिकी पर्स बताता रहा। अपने चेहरे पर महानता के अहंकार भरे मुस्कान और राष्ट्रीय हत्या के रक्त में डूबे गुलाब के फूल खोसकर झूठे विश्व शांति की बातें करता रहा। चीनी साम्यवादी सत्ता में आने के दिन से ही यह घोषणा कर रहे थे वे तिब्बत को स्वतंत्र कर देंगे, परंतु यह घोषणा भी कुटिल चाल भरी सब डंबर था। मैं पूछता हूं, तिब्बत पर तंत्र किसका था? वे तिब्बत को ब्रिटिश अमेरिकी और भारत के गठजोड़ का गुलाम बता रहे थे। हमारा प्रधानमंत्री चीनियों की कुटिल चाल और शब्दाडंबर पर अंधभक्त की तरह हाँ जी कर रहा था। 1949 में जैसे ही माओ तेज तुंग चीन में सत्ता में आया, वैसे ही हमारा प्रधानमंत्री माओ के दूत के रूप में माओवादी सरकार के पक्ष में प्रचार करना आरंभ कर दिया। अंग्रेजों, अमेरिकियों, अरबों और जहां तक हमारे प्रधानमंत्री की विशेष पहुंच थी वहां उन्होंने आग्रह किया चीन के राष्ट्रवादी चियांग काई शेक की सरकार संयुक्त राष्ट्र में अपनी सीट खाली कर दे और संयुक्त राष्ट्र की महासभा और सुरक्षा परिषद की दोनों सीटें साम्यवादी माओ की सरकार को दे दी जाए। चीनियों द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने की सूचनाएं आने लगी, पर हमारे प्रधानमंत्री को न तो तिब्बत की चिंता हुई न भारत की सुरक्षा की। उसे चीनियों की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की चिंता होने लगी। बिना मांगे और पूछे हमारा प्रधानमंत्री चाउ को सलाह देने लगा कि तिब्बत पर कब्जा कर लेने से चीन की अंतर्राष्ट्रीय बदनामी होगी और संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को अस्थायी सीट भी खतरे में पड़ जाएगी। जबकि उस समय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सीट प्राप्त हो सकती थी। यदि हमारा प्रधानमंत्री सचमुच विश्व शांति की और बंधुत्व के स्वप्न देख रहा था तो संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सीट पाकर वह ज्यादा सुदृढ़ता से विश्व शांति के लिए काम कर सकता था। पर उसके सर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति की नहीं, माओवादी अपराधियों का भूत सवार था। इसी दौरान हमारा प्रधानमंत्री कहने लगा चीन हमारा पड़ोसी होने वाला है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका तो साफ साफ यही अर्थ हुआ कि भारतीय सेना दुनिया भर से जो चेतावनियां आ रही हैं कि चीन तिब्बत पर कब्जा कर लेगा उसे मालूम था। पर इसका अर्थ कुछ ही दिनों बाद पता चला जब 20 अक्टूबर 1950 को चीनियों ने एक सरकारी विज्ञप्ति जारी किया कि चीनी सेनाओं को तिब्बत की ओर बढ़ने और उसे स्वतंत्र कर देने के आदेश मिले हैं। 7 दिसंबर 1950 को चीनी सेना ने पूरी तिब्बत पर कब्जा कर लिया। एक साक्षात्कार में हमारे तथाकथित महान प्रधानमंत्री ने तुरंत कहा, हम तिब्बत पर चीन के अधिराज्य को मान्यता देते हैं। ऐसे जैसे वो पहले से ही मान्यता देने के लिए तैयार बैठा हो, ऐसे जैसे उसे चीन से निर्देश मिल रहे थे। अब देश को स्पष्ट हुआ वह क्यों कह रहा था चीन हमारा पड़ोसी होने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री के इन हरकतों से क्षुब्ध होकर राजाजी राजगोपालाचारी ने हमारे प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर तिब्बत पर चीनी अधिराज्य का विरोध किया और भविष्य में उत्पन्न होने वाले खतरों के प्रति आगाह किया। इस पर हमारे मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया ने पत्र का जवाब देते हुए लिखा, चीनी पिछले वर्ष ही तिब्बत को चीन में एक क्षेत्र के रूप में स्वतंत्र कर देने की बात कर रहे थे। वे आगे लिखते हैं, चीनियों ने गलत कदम तो उठाया है परंतु उन्हें धोखेबाज नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्होंने कभी भी सैन्य कार्रवाई को नकारा नहीं है।
हमारा प्रधानमंत्री तिब्बत पर चीनी कब्जे का एक बेशर्मी भरा कारण बताता है। चीनी बेचारे संयुक्त राज्य अमेरिका के लगातार भय से आशंकित थे, इसलिए तिब्बत पर कब्जा किए। अमेरिकी खतरे और तिब्बत देश का कब्जा करने के बीच क्या संबंध है? लेकिन इससे भी बड़ा खतरनाक बात यह था कि हमारा प्रधानमंत्री अभी भी चीनियों को निर्दोष बता रहा था और चीन को एक महान राष्ट्र। देश के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने पर महान राष्ट्रवादी नेताओं के विरोध जारी रहे। उनमें से एक के एम मुंशी ने मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने कहा चीनियों ने तिब्बत पर कब्जा कर हमारी सीमा पर आ गए हैं, इससे भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। तुरंत हमारे प्रधानमंत्री ने उन्हें भ्रमित करना चाहा कि आपको नहीं मालूम वहां हिमालय खड़ा है। इस पर के एम मुंशी ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या आपको नहीं मालूम कि 7वीं सदी में हिमालय पार करके उन्हें कन्नौज तक पर आक्रमण किया था? सच तो यह है कि सेनाओं का हिमालय पार करने से इतिहास भरा पड़ा है। सेना तो सेना व्यापारिक कारवां तक हिमालय पार करते रहे हैं। इतिहास पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखने वालों को क्या इतिहास का इतना भी ज्ञान नहीं था? पर वह तो साम्यवादी सन्निपात से ग्रसित होकर इतिहास के पन्नों में उछल कूद कर रहा था। इसी बीच सरदार पटेल ने प्रधानमंत्री को एक विस्तृत पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, चीनियों ने एक तरफ भीषण आक्रमण के लिए सेना एकत्रित कर ली है, दूसरी तरफ हमारे राजदूत के मन में यह धारणा बैठा दी है वे तिब्बत की समस्या का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। लौह पुरुष आगे लिखते हैं, मेरे अनुसार चीनियों का प्रमुख उद्देश्य हमसे विश्वासघात करना रहा है, परंतु इसका सबसे दुखद पहलू रहा है तिब्बतियों ने हम पर विश्वास किया। चीनी हमें मित्र नहीं मानते और साम्यवादी विचारधारा यह है कि जो हमारे साथ नहीं है वह हमारे खिलाफ है। सरदार आगे लिखते हैं, इन आक्रमणों ने चीन को हमारे दरवाजे पर ला खड़ा किया है। उन्होंने लिखा, चीनी साम्यवादी महत्वाकांक्षाओं में हिमालयी ढलानों के साथ साथ असम के महत्वपूर्ण भाग भी सम्मिलित हैं। सरदार पटेल ने चीनी धमकियों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर मूल्यांकन और तैयारियों पर एक बैठक बुलाने पर बल दिया, क्योंकि चीनी आधिपत्य से तिब्बत को मुक्त कराना चाहते थे। इसका हमारे प्रधानमंत्री ने विरोध किया। उसने न तो बैठक बुलाने दिया, न ही पत्र का जवाब दिया। वैसे भी देश की आजादी के तुरंत बाद सरदार पटेल तिब्बत से एक समझौता करना चाहते थे, जिसमें तिब्बत को चीनियों से सुरक्षा देना था और बदले में तिब्बत की विदेश नीति भारत के पास होती। इसके लिए तिब्बती तैयार थे, तो देश का नेतृत्व मात्र प्रधानमंत्री के पास होने से सरदार पटेल असफल रहे। यदि हम सरदार की जीवनी कार्य पर विश्वास करें तो तत्कालीन प्रधानमंत्री की हरकतों से सरदार इतने उत्तेजित थे कि उसे मंत्रिमंडल से ही बाहर करना चाहते थे, पर हाय दुर्भाग्य, 1 माह बाद सरदार को मौत ने हमसे छीन लिया। हमारा प्रधानमंत्री चीन के पक्ष में चिल्ला कर तिब्बत को चीन का हिस्सा तो मान ही रहा था, वो मैकमोहन रेखा को भी अंग्रेजी साम्राज्यवाद बता रहा था। वह चीनी नंगा नाच के पक्ष में भारतीय और तिब्बती जनता को क्या समझा रहा था, यह भी सुनिए। इस समय तिब्बत पर आक्रमण को बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लेना ही एक दूरदर्शी नीति है। यह तिब्बत के हित में होगा कि हम उस पर चीनी विजय को चुपचाप स्वीकार कर लें। वो आगे तिब्बतियों को धमकी देता है, ये तिब्बती सक्रिय रूप से विद्रोह करते हैं तो चीनियों द्वारा उनका निर्दयता पूर्वक दमन कर दिया जाएगा, तो यहाँ तक कि उनकी स्वतंत्रता भी समाप्त हो जाएगी। तिब्बती हत्याकांडों पर दुनिया के सामने किस तरह हमारा प्रधानमंत्री पर्दा डालता है। तिब्बतियों की सामाजिक स्थिति सामंतवाद पर आधारित है, इसलिए हम तिब्बतियों को समर्थन नहीं कर सकते। आगे हमारा प्रधानमंत्री कैसे देश को समझाता है, जरा सुनिए। हमें किसी भी स्थिति में चीन को किसी परेशानी में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही आतंकित है और इसी कारण से अविवेकपूर्ण ढंग से कार्य कर रहा है। आखिर चीनी आतंकित किससे थे, यह तो इस देश का तत्कालीन प्रधानमंत्री ही बता सकता था। प्रोफेसर एनजी रंगा ने चीनियों द्वारा उत्पन्न राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे पर हमारे प्रधानमंत्री से पूछा, हम तिब्बत पर चीन की संप्रभुता को स्वीकार करके क्या एक प्रकार से कोरा चेक दे देना नहीं है, जिस पर हमारी तरफ से किसी और ने अपना साम्राज्यवादी प्रभाव बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर किए? क्या ये शासक भविष्य में भारत को अपना लक्ष्य नहीं बनाएंगे? इसी मुद्दे पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पूछा, चीनी मानचित्रों में भारतीय क्षेत्र असम, लेह, लद्दाख को क्यों दर्शाया जा रहा है? इस पर हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने तुरंत चीनी साम्राज्यवाद का पक्ष लिया। ये पुराने मानचित्र हैं, चीनियों के पास नए मानचित्र प्रकाशित करने का समय नहीं है। हमारे आधुनिक भारत के निर्माता एक तरफ चीन द्वारा प्रयोग में आ रहे विस्तारवादी मानचित्र के विरोध पर टाल मटोल कर चीनियों की भाषा बोल रहे थे, दूसरी तरफ चीनियों के पक्ष में भारतीय मानचित्रों का विरोध कर रहे थे। उन्होंने भारतीय सर्वेक्षण विभाग के महासचिव और विदेश सचिव को भारतीय मानचित्रों में सुधार के निर्देश दिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस दिन के लिए हमारे प्रधानमंत्री को सावधान किया था जब हिमालय के माध्यम से चीनी सेनाएं भारत में घुसपैठ करेंगी, और इन भविष्यवाणियों को आज पूरा देश सहन कर रहा है। आइए उनका हाल देखें जो शिष्टमंडल के रूप में तिब्बत गए, जिन्होंने हालात को अपनी आंखों से देखा। 1950 में एस सिन्हा के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल तिब्बत गया। हमारे प्रधानमंत्री को यह उम्मीद थी दबाव बनाकर हम कुछ भी रिपोर्ट लगवा लेंगे और देश भर में जो विरोध हो रहा है वह दब जाएगा,
क्योंकि देश की जनता के सामने वही परोसा जाएगा जो हमारा प्रधानमंत्री चाहेगा। एस सिन्हा ने तिब्बत की हालात को अपनी आंखों से देखा और एक जांच पत्रक तैयार किया। उन्होंने तिब्बत में और हमारी सीमाओं के पास चीनियों की सैनिक तैयारी का उल्लेख किया और सीमा पर उत्पन्न खतरे का उल्लेख किया। जांच रिपोर्ट को पलटवाने में असफल हमारे प्रधानमंत्री लाल पीला हो गए और कुछ भी काला पीला उवाच करने लगे। हमारे प्रधानमंत्री चाउ और माओ की भाषा बोलने लगे। श्री सिन्हा उस अतीत की तरफ देखते हैं जिस समय तिब्बत पर अंग्रेजों का नियंत्रण था। वास्तव में श्री सिन्हा की इच्छा अंग्रेजों के स्थान पर भारत को खड़ा करने की है। हमारे प्रधानमंत्री ने श्री सिन्हा को अमेरिकी ब्रिटिश गठजोड़ की मानसिकता का व्यक्ति बताया। उन्होंने किसी भी चीनी खतरे से इनकार किया। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, वास्तव में जिस बाह्य हस्तक्षेप के कारण हमें असुविधा का सामना करना पड़ रहा है वह चीनियों का न होकर अमेरिकियों का है। बाद में श्री सिन्हा जैसी ये हालात सिक्किम और भूटान के अधिकारी अपापंत की हुई। जरा देश गौर करे, इन मुद्दों पर विश्व के 3 राजनेताओं की भाषा एक थी, माओ त्से-तुंग, चाउ एन लाई और भारतीय प्रधानमंत्री। हमारे प्रधानमंत्री ने खुलेआम कहा, यह तिब्बत का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा जाता है तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। हमारा प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ में कि तिब्बत पर चीनी कब्जे, तिब्बतियों का हत्याकांड पर चीनी पक्ष लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि और चीन में भारतीय राजदूत को निर्देश जारी कर दिए। इस तरह भारतीय प्रधानमंत्री ने तिब्बत की आजादी, हत्याकांडों और मानवाधिकारों के मसले को संयुक्त राष्ट्र संघ में आने ही नहीं दिया। देश को फिर गौर करना चाहिए कि अपने राष्ट्रीय कुकर्मों पर भारतीय प्रधानमंत्री कितनी बेशर्मी से लिखता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में चीनियों द्वारा दमन पर एक विचार विमर्श को रोककर तिब्बतियों को एक बहुत बड़े दमन से बचाया गया, जबकि लाखों तिब्बतियों को चीनी सेना और लाल सलाम के आतंकवादियों ने मार दिया। कन्फ्यूशियस के अलावा अन्य सभी धर्मों, विशेष रूप से बौद्ध धर्म को चीन के लिए खतरा बताया गया। सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर पूरी चीन में कला, संस्कृति और धर्म का विनाश किया गया। चीन की बहुसंख्यक जातिहानों ने दूसरी जातियों का नरसंहार किया और दूसरी जगह हान जात के लोग बसते रहे और आज भी बस रहे हैं। तिब्बती खंपाओं ने तिब्बत में चीनी कब्जे, तिब्बतियों के दमन और विशेषतः तिब्बत में एक बड़ी संख्या में हन चीनी जातियों के बसाने और तिब्बतियों के जाति नरसंहार और सफाई की चीनी नीति के विरोध में एक भीषण आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। तिब्बतियों को यह स्पष्ट रूप से खतरा नजर आने लगा कि उन्हें अपने ही देश में अल्पसंख्यक बनाकर समाप्त कर दिया जाएगा। आज वह सही भी सिद्ध हो रहा है। इस तिब्बती राष्ट्रवादी आंदोलन का भारतीय प्रधानमंत्री ने जोरदार विरोध किया और आजादी के दीवाने खंपाओं को षड्यंत्रकारी बताया। इस स्वतंत्रता आंदोलन पर जब चीनी सेना फंस गई तो हमारे प्रधानमंत्री ने संसद के घोर विरोध के बावजूद फंसी चीनी सेना के लिए भारत से सहायता भेजा। चीनियों को डीजल, पेट्रोल, चावल और राशन की सप्लाई किया। बाद में हमारे प्रधानमंत्री ने दलाई लामा को भारत बुलाया। भोले भाले दलाई लामा ने सहयोग की याचना की तो हमारे प्रधानमंत्री ने उल्टा दलाई लामा को झिड़का और धमकी दिया, तिब्बत को भारत क्या, दुनिया का कोई देश सहायता नहीं दे सकता। हमारे प्रधानमंत्री ने दलाई लामा पर ढेर सारे माओवादी आरोप लगाए। उसने दलाई लामा पर दबाव डाला कि वे चीन में चाउ एन लाई का सहयोग करे और भूमि सुधार आंदोलन का नेतृत्व करे। चीनी खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। इस पर भारतीय सेना के अधिकारियों ने सीमांत क्षेत्र में सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री से संपर्क किया तो उसने जवाब दिया, सीमांत क्षेत्र में हमें सैनिक शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वरन कुछ चौकियां अवश्य स्थापित होनी चाहिए। आगे हमारा प्रधानमंत्री जिस प्रकार से चौकियों की रूपरेखा बताता है उस पर देश को गौर करना चाहिए। चौकियां अवैध व्यापार पर नियंत्रण करने तथा अनधिकृत घुसपैठ को रोकने के साथ साथ भारतीय सीमा का प्रतीक होगा। उसका मानना था इन चौकियों पर नागरिक सेना होनी चाहिए। वास्तव में हमारा प्रधानमंत्री इस तरह की चौकियों को स्थापित कर चीन के ही पक्ष में काम करना चाहता था। वास्तव में वो सीमा की सुरक्षा नहीं वरन भारत में तिब्बत के संपूर्ण संबंधों को समाप्त करना चाहता था। वो धार्मिक संस्कृति को तिब्बती स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और तिब्बती विद्रोहियों को भारत आने से रोकना था। इधर चीनियों ने भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण जारी रखा। देश भर में बढ़ते दबाव के कारण भारतीय प्रधानमंत्री ने देश को पुनः बेवकूफ बनाया। भारतीय प्रधानमंत्री ने सीमांत क्षेत्र में कुछ सैनिक चौकियां स्थापित करवा दी। दिखावे में स्थापित की गई ये चौकियां सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक थी। सुरक्षा की दृष्टि से सेना के प्रमुख अधिकारियों ने इन चौकियों को विरोध किया और कहा, चौकियों को केवल नाम मात्र के लिए स्थापित कर दिया जाना, चौकियां न होने से भी खराब स्थिति होगी। उन चौकियों को सुरक्षा के लिए उन्हें सेना द्वारा सहायता दी जानी चाहिए, अन्यथा उन्हें एक ही आक्रमण में दुश्मन देश कुचल डालेगा। बाद में चीनी आक्रमण पर वही हुआ और परिणाम पूरा देश आज भुगत रहा है। हालांकि हमारे महान प्रधानमंत्री जी ने उन सैनिक अधिकारियों को दंडित किया जिन्होंने उनके इस कृत्य का विरोध किया था। जब हवाई क्षमता के विकास की बात की गई तब हमारा प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, यह हमारी सुरक्षा समस्या के आधारभूत दृष्टिकोण के विरुद्ध है।
हमारे प्रधानमंत्री के सुरक्षा समस्या का आधारभूत दृष्टिकोण क्या था, ये तो वही जाने, पर सारे सबूत और छानबीन यही संकेत देते हैं उसके लिए देश की सुरक्षा नहीं, साम्यवाद की गुलामी बड़ी थी। सच तो यह है कि हमारा प्रधानमंत्री उसकी साम्यवादी टीम ने बड़े सुनियोजित तरीके से देश को गुमराह किया और चीनियों के निर्देश पर काम कर रहे थे। उन्होंने देश के सैनिक क्षमता को पंगु बना दिया। सन 1951-52 से ही चीनी अक्साई चीन में रोड बना रहे थे। सेना ने डटकर विरोध किया और उसकी जानकारी प्रधानमंत्री को दी। एक सैनिक कमांडर हमारे प्रधानमंत्री से मिले तो हमारा प्रधानमंत्री भड़क गया, वहां सीमा स्पष्ट नहीं है, तुम विश्व शांति को खतरे में मत डालो, जो सड़क बन रही उसे बनने दो। वाह रे विश्व शांति का मसीहा, हमारे प्रधानमंत्री ने तथ्यों को दबा दिया और सेना भी चुप बैठ गई। चीन द्वारा हमारी सीमा में घुसकर रोड बनाने की जानकारी देश को तब मिली जब चीन ने रोड उद्घाटन की सरकारी विज्ञप्ति जारी किया। बाद में उस रोड के दक्षिण और पश्चिम में एक अन्य रोड बनाकर चीन ने उस पर कब्जा कर लिया। सामरिक दृष्टि से अक्साई चीन वही रोड है जिससे चीन ने पूरे कश्मीर पर सामरिक दृष्टि से दबाव बना रखा है और मध्य एशिया और सिल्क रूट से हमें अलग होना पड़ा। इस तरह देश को गुमराह करता हमारा प्रधानमंत्री ने अपने गुरु भाई चाओ एन लाई को संदेश दिया, वो चीन की तीर्थ यात्रा करना चाहता है। वैसे हमारा प्रधानमंत्री तीसरे दशक से ही चीन की तीर्थ यात्रा करता रहा था। उसे चीन में आमंत्रित किया गया जहां उसने गुरु माओ के पंचशील जैसा जहरीला प्रसाद दिया, जिसे हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे देश को जबरदस्ती खिलाया। भारत लौटने पर उसने अपने पंचशील जैसे ऐतिहासिक गुनाह को छुपाने के लिए वह तोता रटन शुरू कर दिया। चीन में मेरा बहुत जोरदार स्वागत किया गया, चीन में मेरा बहुत जोरदार ढंग से स्वागत किया। चीन में माओ और चाओ ने ऐसी बूटी पिलाई कि हमारा प्रधानमंत्री सोते जागते बस एक ही बात रटता, हरे चाऊ हरे माओ हरे माओ हरे चाऊ। हमारे प्रधानमंत्री ने चांदी की थाली में तिब्बत और तिब्बती खून, उसके विश्वास, मानवता के बर्बर हत्यारों की कुटनीति से सजाकर चीनियों को सौंप दिया। उसने अपने माओवादी मानसिकता से पूरी संस्कृति, सभ्यता और तिब्बती जात को लाल सलाम के हत्यारों के हवाले कर दिया। गुनाह कर लौटे प्रधानमंत्री का डटकर विरोध हुआ। आचार्य कृपलानी ने कहा, पंचशील सिद्धांत का जन्म गुनाह की भूमि पर हुआ है, क्योंकि इसका प्रतिपादन एक ऐसे प्राचीन देश के विनाश पर हमारी सहमति को निश्चित करने के लिए किया गया था जो हमारे साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ा। आचार्य कृपलानी ने आगे कहा, चीनी क्रांति एक नव साम्राज्यवाद है। इसका खतरा यह है कि यह क्रांति का स्वांग रच रहा है, यह नए युग के नारे लगा रहा है, परंतु यह साम्राज्यवाद है, यह विस्तारवाद है। चीनी खतरा बढ़ता जा रहा था। चीन के आक्रमण की संभावनाओं को देखते हुए जनरल करियप्पा प्रधानमंत्री से मिले तो उसने वही सन्नीपाती जवाब दिया, तुम चीन को मुझ पर छोड़ दो। जब जनरल थोरेट रक्षा मंत्री से मिले तो चीनी खतरे के बारे में चर्चा किया तो उसने भी वही भाषा का इस्तेमाल किया, इसे कूटनीति पर छोड़ दो। यह वही चीनी गुर्गा रक्षा मंत्री था जिसने इच्छापुर की गन फैक्ट्री को तोड़वाकर वहां काफी बनाने की मशीन की फैक्ट्री लगवा दिया और पूरे देश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को बंद की हालात पैदा कर दिया। यह वही रक्षा मंत्री था जो ब्रिटेन में हाई कमिश्नर रहते टेट्राट्रिक घोटाले में अपना हाथ मुंह काला किया। ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट में इसके साम्यवादियों से संबंध सिद्ध होने पर लगे तो ब्रिटेन के दबाव के कारण उसे भारत बुलाना पड़ा। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे इस हाई कमिश्नर को हमारे इसी प्रधानमंत्री ने भारत बुलाकर रक्षा मंत्री बना दिया। टेट्राट्रिक घोटाले में आरोप सिद्ध होने लगा तो राष्ट्रपति के विरोध के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री ने जांच कमीशन की रिपोर्ट की फाइल को बंद करवा दिया। सितंबर 1956 में लद्दाख के बड़े क्षेत्र पर चीन ने कब्जा कर लिया तो संसद में हमारे प्रधानमंत्री ने बड़ी बेशर्मी से बयान दिया, वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता। इस पर एक सांसद महावीर त्यागी ने कहा, मेरा सिर गंजा है तो क्या आप इसे किसे भेंट करने वाले हैं। इसी के 10 दिन बाद चीनी सेना हिमाचल के सिपकिला दर्रे को पार कर गई और शिमला से कुछ दूर रह गई। इस पर आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले प्रधानमंत्री ने सिपकिला में सेनाएं भेजने के प्रस्ताव स्वीकार कर दिया और मात्र एक पुलिस चौकी की स्थापना पर जोर दिया। चीनियों की इन हरकतों और हालात पर भी इस देश के युद्ध अपराधियों ने इस देश के सैनिक प्रतिष्ठानों और प्रशिक्षण केंद्रों को चीनियों से निरीक्षण करवाते। इन दिमागी तौर पर साम्यवादी लखवा से ग्रस्त देश के नेतृत्व को क्या यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चीनी नेतृत्व क्यों बार बार सैनिक प्रतिष्ठानों के दौरे कर रहा है और भारत की सैनिक क्षमता की था ले रहा है। सच तो यह है कि हमारा प्रधानमंत्री और उसकी टीम माओवादी सन्निपात से ग्रसित थे। वे चीनियों के निर्देश पर यह सब कुछ कर रहे थे। इन निरीक्षणों और दौरों में चीनियों की घृणा तो देखिए। 1958 में एक चीनी डेलीगेट जब अंबाला छावनी को देख रहा था तो एक चीनी जनरल ने कहा कि हम कैसे भूल जाएं कि द्वितीय अफीम युद्ध में भारतीय सैनिकों ने चीन में लूटपाट किया था। साम्यवादी सन्निपात से ग्रसित हमारा प्रधानमंत्री चाहे जितना चीनियों का हितैषी कहता था, परंतु चीन में माओ ने एक कहावत प्रचलित करा दिया था, भारतीय ब्रिटिशों के जाऊ गाऊ अर्थात रनिंग डॉग्स हैं, दौड़ते हुए कुत्ते, कह रहा था भारतीयों को। वास्तव में आजादी के तुरंत बाद से ही चीन की तरफ से सतर्क रहने और सैनिक तैयारियों की बातें करती भारतीय सेना को झड़की खानी पड़ी।
महान सैनिक कमांडर अपमानित होते रहे, हमारा साम्यवादी मानसिकता लकवाग्रस्त से ग्रस्त प्रधानमंत्री एक ही तोता रटंत करता, उसे चाऊ ने रटा दिया था। तुम लोग अमेरिकी ब्रिटिश गठजोड़ से जुड़े। महान देशभक्तों पर झूठे आरोप लगाता, अरे कौन किस गठजोड़ का हिस्सा था, अब इस पर पर्दा उठने का समय आ गया है। 1959 से ही चीनी सेना ने खुलेआम भारतीय सेना को घेरना और घातक सैनिक चालों को चलने लगा। चीनी सेना ने सीमा पर गोला बारूद और हथियार इकट्ठा करना शुरू कर दिया। चीनियों की इन चालों को जब हमारे प्रधानमंत्री ने अनसुना कर दिया तो जनरल थिमैया ने आवाज उठाई। तब हमारे प्रधानमंत्री ने माओ की भाषा में जनरल थिमैया को झिड़का और अपमानित करते हुए कहा, तुम ब्रिटिश अमेरिकी परस्त हो, चीनी हमारे हितैषी, हमें उनसे कोई खतरा नहीं। ये वही जनरल थिमैया थे जिनका लोहा अंग्रेज और जर्मन दोनों मानते थे। ताल पर ताल देते हुए भारतीय प्रशासन के वे गुर्गे जो अपनी पदोन्नति और पोस्टिंग से अपना स्वाभिमान बेचते रहते हैं, उन्होंने भी जनरल थिमैया को झड़का। क्या सेना नागरिक अधिकारियों पर तानाशाही चलाने के लिए? भारतीय सुरक्षा संरक्षा के भी मूल्य पर भी मानसिक रूप से चीन के करीब इस देश का रक्षा मंत्री हमारे बहादुर जनरल थिमैया को जानबूझकर अपमानित करने लगा। जनरल थिमैया ने अपमानित होकर त्यागपत्र दे दिया। बहुत से अन्य सैनिक अधिकारियों ने भी त्यागपत्र दे दिया। भारतीय रक्षा मंत्री अपने मनमाने ढंग से सैनिक अधिकारियों की पोस्टिंग और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन करने लगा। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दोनों ने हर सैनिक नीति पर बिना अनुभव नियंत्रण रखा। हर नियंत्रण पर ये दोनों स्वयं निर्णय लेते थे। इन दोनों के चारों तरफ धूर्त, बदलोलुप और चाटुकार अधिकारियों की टोली इकट्ठा हो गई। इस टीम ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया, चीनी आक्रमण नहीं करेंगे। रक्षा मंत्री वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों पर तानाशाही चलाने लगा। वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों के मुंह पर फाइलें फेंकने की घटना घटने लगी। 6 जून 1961 को जेनेवा में हमारा राष्ट्रघाती रक्षा मंत्री चीनियों से कई दौर की गुप्त वार्ताएं किया, जिसकी जानकारी राष्ट्रपति तक को नहीं दिया। 12 अक्टूबर 1962 को जब चीनी खतरा एकदम सर पर आ गया, तब हमारे इस महानतम प्रधानमंत्री ने एक ऐसे व्यक्ति को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर जनरल बनाकर दिया जिसे युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। यह अधिकारी द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पूरे कार्यकाल में सेना के मनोरंजन, खेल तमाशे और भांड की ड्यूटी में व्यतीत किया था। ब्रिटिश आर्मी के समय में आर्मी के मनोरंजन के लिए भी नियुक्तियां होती थी। इस काडर की नियुक्तियों का अधिकारी दुनिया के बेहतरीन कमांडर को हटाकर जनरल बना दिया गया और हमारा प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर चला गया। विदेश यात्रा पर चलने से पहले हमारे प्रधानमंत्री ने दो मुहिम बातें किया। एक तरफ सीमा पर अभी भी बल प्रयोग की मनाही थी, दूसरी तरफ मीडिया के माध्यम से यह बात फैला दी गई, चीनियों को भारतीय सीमा से निकाल बाहर करने और बल प्रयोग के आदेश दिए गए। दूसरी तरफ युद्ध स्तर पर होने पर भी यह हमारा छक्का सेनापति चीन के विरुद्ध किसी भी सैनिक तैयारी से इनकार करता रहा। दिल्ली में छक्के की तरह लंबी हैकड़ी दिखाने के बाद नेपाल बॉर्डर पर विशाल चीनी सेना और उसकी तैयारी को देखकर यह कहते हुए भाग लिया कि लड़ाई की जिम्मेदारी सैनिक अधिकारी ब्रिगेडियर पर होती है, और लगातार भागता फिरता रहा। हमारे इस भांड जनरल ने चीनी सेना का गुणगान कर यह अफवाह फैला दिया कि चीनी सेना बहुत सशक्त है और अब भारत पर कब्जा हो जाएगा। यह हमारा छक्का जनरल मैदानी सैनिक अधिकारियों पर बस एक ही आदेश देता था, पोस्ट खाली कर दो। हालात से मजबूर भारतीय सेना पहले ही झटके में हारने लगी। भूख प्यास, मौसम की मार, हथियारों की कमी और हिमालयी क्षेत्रों में जानकारी के अभाव में व्यथित भारतीय सैनिकों को चीनियों ने घेर कर तड़पा कर मारा। उन्हें हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और उनके गुर्गों की टीम ने बर्फीले रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया था। दूसरी तरफ इस देश को आज यह विश्वास नहीं होगा, युद्ध के समय चीनी सेना की सप्लाई लाइन कलकत्ता से जुड़ी हुई थी। कुछ फ्रंट के हार से इस कायर टीम ने पूरे देश को डरा दिया कि भारतीय सेना नष्ट हो गई है। वे असम और उत्तर पूर्व के लिए मरसिया पढ़कर विधवा विलाप करने लगे। नेपाल से लेकर लद्दाख तक 4 लाख की स्ट्रांग भारतीय सेना जो द्वितीय विश्व युद्ध से तप कर निकली थी, को चीनियों को उनकी औकात दिखा चुकी थी कि मात्र 64,000 फौजियों को चीनी सीमा पर लगाया गया था। सैनिक कमांडरों के विरोध के बावजूद इन सैनिकों को माचिस बॉक्स की तरह सैनिक चौकियों पर रखा गया था। इन सैनिक चौकियों के पास न गोला बारूद था न हथियार। इन सैनिक चौकियों को जोड़ने के लिए रास्ते भी नहीं थे। इन सैनिक चौकियों को एयर सपोर्ट से मना कर हमारे नेतृत्व ने उन्हें मौत के मुंह में रखा था। इस हालात पर भी हम चीनियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे। उन खतरनाक ऊंचे और बर्फीले क्षेत्र में अब भी हम वायुसेना की मदद से चीनियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे, परंतु सेना